नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आप सबके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला सरकार, लेकिन सरकार में शामिल आखिर क्यों नहीं हुई कांग्रेस, क्या है इसकी वजह, इसकी पड़ताल करेंगे। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स के हड़ताल का 11वां दिन है, लेकिन ममता सरकार मौन है। टीएमसी की सियासत में सिविक वॉलंटियर की क्या है भूमिका, इस पर होंगे कई अहम सवाल और जवाब। लेकिन साथ ही साथ बात करेंगे कैबिनेट की ब्रीफिंग की भी कि क्या कुछ आ रही हैं खबरें। लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। इस्लामाबाद में एससीओ शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खात्मे को बताया महत्वपूर्ण। इसके लिए ईमानदारी से बातचीत करने, विश्वास बढ़ाने के लिए आत्मनिरीक्षण करने और कारणों को संबोधित करने पर दिया जोर। उमर अब्दुल्ला ने ली जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री पद की शपथ। सुरेंद्र कुमार चौधरी बने डिप्टी सीएम। केंद्र के साथ मिलकर काम करने की जताई इच्छा। कांग्रेस ने चौंकाया, सरकार को बाहर से समर्थन देगी कांग्रेस। और आपको सीधे लिए चलेंगे कैबिनेट की ब्रीफिंग के लिए। आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में सबसे बड़ा जो फैसला आज लिया गया वो सबसे पहले आपके सामने रखूंगा। वो है किसानों के वेलफेयर से रिलेटेड है। इट्स रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ आवर फार्मर्स। आप सब जानते हैं कि इन थर्ड टर्म में पहले 100 दिन के अंदर अंदर ही किसानों के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए और ये फैसले पिछले 10 वर्षों के जो एक पूरा ट्रांसफॉर्मेटिव डिसीजंस हैं उसी क्रम में सारे के सारे डिसीजंस हैं। और इन सब फैसलों में आप देखोगे देयर इज अ क्लियर थॉट प्रोसेस। वो थॉट प्रोसेस है किसानों की रिस्क कम हो, इनकम बढ़े, साइंटिफिक इनपुट, टेक्निकल इनपुट्स बढ़े, क्वालिटी बढ़े, वैल्यू एडिशन कर सके। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के कई फैसले लिए गए। ये जो पहली स्लाइड आपके सामने है, जो 17 बड़े फैसले इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में लिए गए उससे रिलेटेड है। और आज उसी कड़ी में रबी मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी अप्रूव हुआ है। और जैसा आपने देखा खरीफ में, वैसे ही रबी में भी एक जबरदस्त बड़ी बढ़ोतरी की गई है। There is a significant increase in the MSP for Rabi price. बैकग्राउंड आप सब जानते हैं कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस वो कंप्लीट एक एनालिसिस करता है। कॉस्ट कितनी है, मार्केट कंडीशन कैसी है, उन सब को देखने के बाद में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, द बिगेस्ट फैक्टर इज दैट द प्राइस शुड बी एटलीस्ट 50% अबव द कॉस्ट। वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। उस आधार पे जो 6 रबी क्रॉप्स हैं, उन 6 रबी क्रॉप्स का आप पहला कॉलम देखेंगे, ये उसकी कॉस्ट आएगी इस साल के रबी सीजन में एज पर द प्रोजेक्शंस ऑफ सीएसीपी। उसके आधार पे जो सेकंड कॉलम है वो है पिछले साल का एमएसपी। उसके आधार पे इस साल का जो एमएसपी है वो आपके सामने रखा गया है थर्ड कॉलम में। और एक्चुअली देखो तो फोर्थ कॉलम में एमएसपी फॉर रबी, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, इस कॉलम में आपको रबी की एमएसपी दी गई है और सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। हम देखेंगे अगर वीट है, गेहूं के लिए 150 रुपए बढ़ाया गया है, बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपए बढ़ाया गया है, ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपए बढ़ाया गया है, मसूर के लिए 275 रुपीस बढ़ाया गया है
और सरसों के लिए 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, और सैफ्लावर यानी कुसुम उसके लिए 140 रुपीस की बढ़ोतरी की गई है। मैं आप सबका ध्यान विशेषकर इस फोर्थ कॉलम, लास्ट कॉलम की तरफ ध्यान देना चाहूंगा। इस कॉलम पे आप सब जरूर ध्यान दें। एक एक आइटम पे जो कॉस्ट है, कॉस्ट से कितना ज्यादा एमएसपी है, वो इस कॉलम में क्लियरली दिखाया गया है। जो कई बार नैरेटिव की और फेक नैरेटिव की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनके सामने ये सच के आंकड़े अगर परोसोगे तो कई बातें अपने आप में स्पष्ट हो जाएगी। गेहूं में कॉस्ट से 105 गुना 5%, 105%, 100% यानी कॉस्ट का प्रैक्टिकली डबल। आप देखो गेहूं की कॉस्ट है, प्रोजेक्टेड कॉस्ट है 1182, 1182, और एमएसपी कितनी है 2425, यानी प्रैक्टिकली डबल, राइट। 105% ज्यादा है, हिसाब से कितनी होनी चाहिए 50%, कितनी यहाँ पे है 105%। इट शुड बी नॉर्मली 50% मोर देन दी कॉस्ट, बट इन दिस केस दिस इज 105% मोर, which means it is practically double of the cost. Same is the case with barley, gram, lentil, mustard and safflower. 60% more in case of barley, 60% more in case of grams, 89% more in case of lentils, masoor, and 98% more in case of mustard, 50% more in case of safflower. So this is the real welfare of farmers, and that is why we have seen across the country huge support for government's policies among the farming communities. And that is visible, multiple events, multiple changes, multiple things which have happened in the past. हर बार बार यही दिखाई देता है कि किसानों की जिंदगी में जो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है, उसके कारण उनका गवर्नमेंट के प्रति हमेशा एक सद्भावना है, एक गुड फीलिंग है। मैं आपको अगर इसको कंपैरिजन कराना चाहूंगा एक बार, 2014-15 में जो एमएसपी थी उसके कंपैरिजन में आप देखो, ये 2014-15 की एमएसपी है। चेयर को हटा दे। 2014-15 की एमएसपी है ये। अगर इसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो ये आज की एमएसपी, ये लास्ट कॉलम में कितने गुने हैं, हाउ मेनी टाइम्स इज द एमएसपी इंक्रीज्ड। तो जो बार बार एक फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं लोग, उनके सामने आप लोग ये जरूर प्रेजेंट करो। गेहूं में हो, बारले में हो, ग्राम में हो, चने में हो, मसूर में हो, सरसों में हो या कुसुम में हो, करीब करीब सभी में प्रैक्टिकली 2 गुने के बराबर एवरेज डबल हो गई है एमएसपी इन 10 वर्षों में। इट्स अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन टू द फार्मर्स इनकम। और अगर मैं अमाउंट परचेज्ड का फिगर आपके सामने रखूं, एमएसपी पे कितना अमाउंट, वैल्यू ऑफ द क्रॉप परचेज्ड, वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस परचेज्ड एट एमएसपी, 2004 से 2014 के बीच में, 2004 और 2014 के जो 10 साल थे उसमें 7,41,000 करोड़ रुपीस परचेज किया गया था एमएसपी पे। और 2014 से 2024 का जो 10 साल का पीरियड है, कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड है जो, इन दैट पीरियड एमएसपी पर 20,64,000 करोड़ रुपए की वैल्यू का क्रॉप खरीदा गया है। आई एम रिपीटिंग, in the period 2004 to 14, total 22 crops which were purchased at MSP, the procurement value was 7,41,000 crore, 7,41,000 crore, 741,000 crores. And in the period 2014 to 2024, the procurement value at MSP
is 20,64,000 crore. See the difference, 7 lakh crore, 20 lakh crore. It's huge, humongous, very big difference. And I was watching some interviews by one of the TV channels जो अभी कुछ दिनों पहले हरियाणा में जाके किसानों के इंटरव्यूज ले रहे थे. वन आफ्टर द अदर, एनडीटीवी चैनल था शायद या इंडिया टीवी, दोनों में से कोई एक था. तो वो जा रहे, जब किसानों का इंटरव्यू ले रहे थे, किसान बार बार एक ही चीज कह रहे थे कि हमको जो एमएसपी पे मिला है वो अनबिलीवेबल है, वो बहुत अच्छा है, बहुत सेटिस्फाइंग है. और इसीलिए जो सो कॉल्ड किसानों के पुरोधा होते हैं, उन लोगों की बात के बजाय किसान आज गवर्नमेंट की इन अच्छी पॉलिसीज को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इन अच्छी पॉलिसीज को फॉलो करते हैं. ये आपके सामने बहुत बड़ा एक पहला फैसला रखा गया. दूसरा बड़ा फैसला, काशी में गंगा जी पर एक नया पुल. काशी में आज गंगा जी पे मालवीय ब्रिज बना हुआ है. ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये है मालवीय ब्रिज. ये पिक्चर लिया गया है, ये वाली साइड काशी है, दूसरी वाली साइड पंडित दीनदयाल उपाध्याय टर्मिनल वाली साइड है. ये आपको लैंडमार्क यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, नमो घाट वाला, दोनों हाथ जोड़े हुए ना, नमो नमो नमस्ते, वो वहां से ये पिक्चर लिया हुआ, राइट. और आप सब जानते ही हैं हमारी संस्कृति में गंगा जी एक ही जगह पे उत्तरोगामी है, इसी जगह पे, यानी रिवर फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. गंगा रिवर फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एट दिस प्लेस. इट्स अ वेरी यूनिक प्लेस, वेरी हिस्टोरिकल प्लेस. और भारत के जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में इसकी इंपॉर्टेंस है, दैट ऑल्सो इज वेरी यूनिक. This is the major chord from east to north and west. ईस्ट से नॉर्थ और वेस्ट को जोड़ने वाला ये मेजर कॉरिडोर है. मालवीय ब्रिज 137 इयर्स ओल्ड है, बहुत पुराना ब्रिज है, अपनी लाइफ कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसको बहुत अच्छी मेंटेनेंस करने के कारण अच्छी कंडीशन में है. लगातार 2 साल पहले मैंने स्वयं इंस्पेक्शन भी किया था इसका, और प्योर एक अच्छी टेक्निकल टीम इसको लगातार इंस्पेक्ट करके मेंटेनेंस करती है. अब इस पे डिसाइड हुआ है कि एक नया ब्रिज बनाए, जिस ब्रिज में नीचे वाले डेक पे 4 रेलवे लाइन होंगी, 1 2 3 4 रेलवे लाइन होगी, और ऊपर वाले डेक में 6 लेन का हाईवे होगा. 4 रेलवे लाइन और 6 लेन का हाईवे. ये वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी में, ट्रैफिक कैपेसिटी में वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिजेस में काउंट होगा. इसलिए जरूरी है कि हमारा एंटायर ईस्ट और नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, इन दोनों को जोड़ने का ये एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है. और इस कॉरिडोर पे गंगा जी पर ये ब्रिज अपने आप में बहुत बड़ा एक मेजर लैंडमार्क है, एक मेजर कनेक्टिंग लिंक है. इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में 2642 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगेगा. 2642 करोड़, करीब 4 साल का टाइम लगेगा. बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्रिज है. इस ब्रिज की अगर आप फाउंडेशन समझो तो ये आप पूरा जो मंच देख रहे हो ना, ये जितना मंच देख रहे हो, इस मंच से ये फर्स्ट रो आप दिखाई दे रही है, इतना एरिया और जोड़ दो, उतना उतना एक एक पिलर का फाउंडेशन है. और फाउंडेशन नदी के सरफेस से करीब 120 फुट नीचे गहरा जाएगा. 100 फुट से ज्यादा गहरा. 100 फुट का मतलब हो गया करीब करीब आपके 3 मंजिल की बिल्डिंग, 3 से ज्यादा मंजिल की बिल्डिंग, उतना गहरा तो उसका फाउंडेशन, फिर उसके ऊपर पिलर्स, उसके बाद में ब्रिज. और एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर बनेगा. ये उसकी लोकेशन दिखाई गई है कहाँ पे बन रहा है, और ये भी लोकेशन दिखाई गई है. एग्जिस्टिंग ब्रिज, उसके
राइट हैंड साइड वाले डायरेक्शन में यहाँ पे बनेगा। और इसकी ये उसका विजुअलाइजेशन है पिक्चर का। एक आइकॉनिक ब्रिज बनेगा, मल्टीपल आर्चेस इसमें रहेंगे और ये आर्चेस अपने आप में उस एरिया के लैंडस्केप को, काशी के लैंडस्केप को, काशी के पूरे स्काईलाइन को डिफाइन करने वाले आर्चेस ये सब होंगे। बड़ा ब्रिज है, अगले 150 साल के लिए, समझो 150 इयर्स के लिए इसको डिजाइन किया जा रहा है। 150 इयर्स के लिए इसको डिजाइन किया जा रहा है और 100 साल आगे तक हमारा ट्रैफिक कितना होगा रेलवे और रोड दोनों का मिला के, उस हिसाब से इस ब्रिज को बनाया गया है। हाईवे, वाटरवे, रेलवे, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, बेथीमेट्री इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन सब चीज़ों का 2 साल में डिटेल्ड स्टडी होके इसकी डीपीआर बनी है। और ये अपने आप में भारत का सबसे बड़ा, ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा ब्रिज बनेगा। लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे ब्रिजेस हैं, बोगीबील 4 किलोमीटर का है, ये 1 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर है, लेकिन ट्रैफिक इसमें मैक्सिमम आएगा क्योंकि 4 रेलवे लाइन है और 6 लेन का हाईवे है। ये ब्रिज का मैं आपको ये फाउंडेशन की बात जो बता रहा था ना, ये वाली जो फाउंडेशंस है ये सरफेस से 120 फुट के आसपास अंदर गहरी जाएगी। नदी का जो सरफेस है, तट है जो उसकी मिट्टी का जहाँ पे, वहाँ से उसके भी 120 फुट नीचे, और बहुत बड़ी साइज के पिलर्स हैं। अच्छा ब्रिज बहुत बड़ा बनेगा। ये नीचे रेलवे लाइंस रहेंगी और ऊपर वाले डेक में हाईवे रहेगा। अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें इसको तो करीब इस तरह से आएगा। ये 4, 1, 2, 3 और 4 ये आगे रेलवे लाइंस और ऊपर 3 लेन हाईवे इधर, 3 लेन इधर, यानी टोटल 6 लेन्स का हाईवे। इस तरह से इसका डिजाइन है। यूनिक डिजाइन है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन है और बहुत मेहनत लगेगी इसमें। साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश भर में ब्रिजेस, टनल्स, इसकी जो कैपेबिलिटी है, इसकी जो टेक्निकल कैपेबिलिटी है, वो बढ़ाने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय आपने सबने जाना ही है, बड़ौदा में जो एक ट्रांसपोर्ट फोकस्ड यूनिवर्सिटी बनी है, उसमें स्पेशल प्रोग्राम्स चालू किए गए हैं जिसमें केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स जैसे हाईवे डिपार्टमेंट है, पावर डिपार्टमेंट है, वाटरवेज डिपार्टमेंट है, रेलवे ऑफ कोर्स है ही, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स के जो पीडब्ल्यूडीज और ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है, वहाँ पे जो इंजीनियर्स काम करते हैं उनके टेक्निकल नॉलेज को, स्किल्स को, डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ को और बढ़ाने के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स बनाए गए गति शक्ति विश्वविद्यालय में, जो कि अभी आगामी नवंबर से चालू होंगे। 2 तरह के प्रोग्राम्स होंगे, एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम्स होंगे जो कि मोर और लेस रिफ्रेशर कोर्स की तरह होंगे, और दूसरे होंगे यंग इंजीनियर्स के लिए मास्टर्स प्रोग्राम, या मिड सर्विस में काम करने वाले इंजीनियर्स के लिए एमटेक इन ब्रिज एंड टनल, एमटेक इन ब्रिज एंड टनल स्ट्रक्चर्स डिजाइन, उस सब के, तो वो भी चालू किए गए। टनलिंग में और ब्रिज मेकिंग में, कंस्ट्रक्शन में इन पिछले कुछ वर्षों में नए रिकॉर्ड स्थापित हुए हैं। लास्ट ईयर रेलवे अलोन करीब 88 किलोमीटर की टनलिंग हुई है, 88 किलोमीटर, विच इज ह्यूज, वर्ल्ड में हाईएस्ट है आज की तारीख में। तो वो एक नया एक पैरामीटर बनता जा रहा है, नया लैंडमार्क बनता जा रहा है। तो साथ ही साथ हमारे सबके स्किल बढ़े। मैं साथियों तीसरे बड़े फैसले पे आ रहा हूँ। हमारे केंद्र सरकार के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको बधाई। आज कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली, 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के पे चेक में ऐड होगा। बहुत बधाई सबको। इसका कैलकुलेशन वगैरह सब स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला से होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। तो दिवाली से पहले सभी केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को हार्दिक अभिनंदन और बधाई, और सभी साथियों को भी
आज उपस्थित आप हुए, आप सबको धन्यवाद। और मैं अब प्रश्न लूंगा। Thank you, sir. So now floor is open for question. Okay, starting with Shishir because he has started first. Okay, give him. हाँ, इनको शिशिर को पहले, इनको एक कृष्ण मोहन 1 मिनट रुक जाइए, शिशिर को इनको दीजिए, 2 मिनट रुक जाइए. Sir, good afternoon, sir. Shishir from Hindu Business Line. Sir, I have 2 questions. One about the DA/DR. And under the 6th Pay Commission, there was a provision to merge DA when it is exceeding 50%. So it's a long demand. Now it has exceeded 50%. I believe it is 55% now. If I'm wrong, please correct me, sir. So is there any proposal to merge if it is exceeding 50%? Number one, sir. And if I talk about the And my second question is about this bridge in Kashi. Will the route be the same like what we have from the from the Mughalsarai to Varanasi? It will be same, sir? उसका नाम चेंज होके दीनदयाल उपाध्याय हो चुका है। हाँ सर, वो सर नाम अभी भी मुगलसराय चढ़ा हुआ है सर, माफी चाहूंगा मैं। थोड़ा थोड़ा चेंज कर लो। ठीक है। पहले प्रश्न का जवाब मैं आपको और जानकारी लेके दे पाऊंगा। एक्सपेंडिचर से आए आप? ये फैसला अभी डिस्कशन में होगा, मेरी जानकारी में नहीं अभी, लेकिन आपका जो दूसरा वाला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रिज का लोकेशन आप देखो, एग्जिस्टिंग ब्रिज इसके ये वाला है, ये मालवीय ब्रिज है, राइट? आगे जो दिख रहा है इसके बिल्कुल पैरेलल नया ब्रिज बन रहा है। सो द रूट विल रिमेन द सेम, बट क्या ध्यान रखा गया है जो इस वाले में आपको दिखाई देगा, बेसिकली आप देखो गंगा जी के पास में जो एरिया है वो काफी एक शैलो फ्लैट बेड जैसा है, और जब गंगा जी में पानी ज्यादा आता है तब इसमें पानी स्प्रेड आउट होके एरियाज में जाता है। तो उसमें क्या होता था कि ट्रैफिक यूज्ड टू गेट डिसरप्टेड। सो व्हाट वी हैव डिजाइन्ड इन दिस इज अबाउट अ 15 किलोमीटर स्ट्रेच in which both sides of the bridge we continue the higher level of bridge, higher level of construction, and take it about 11 kilometers on the Prayagraj side, and then make a rail flyover. जो पुराना वाला रेलवे लाइन है उसके ऊपर से फ्लाईओवर लेके then we give the connection. आप माइंड में पिक्चर बना लिए होंगे इसका। इस वाले में क्लियर दिखता है क्या? दूसरी वाली साइड दिखेगा। इस वाली साइड तो करीब करीब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आगे जो टर्न लिया ना उसमें टर्न लेके फिर वापस ऐसे आता है, तो वो अच्छा एक कंस्ट्रक्ट, इससे हमारी रोबस्टनेस बढ़ेगी और बाढ़ वगैरह के टाइम में भी कोई ट्रैफिक का डिसरप्शन नहीं होगा। कृष्ण मोहन जी आप बताइए, आपके पास अपना परिचय दे दें। मेरा सवाल जो आपने एमएसपी बढ़ाया उसी से थोड़ा सा है, लेकिन थोड़ा सा पब्लिक इंटरेस्ट में हट के है वो। उसका आपने जो गेहूं का वीट का आपने एमएसपी है करीब 2425 रुपये रखा है, परफेक्ट सर। बट जो लोगों को परेशानी आती है, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, लेकिन लोगों को परेशानी ये आती है कि एमएसपी पे सरकार खरीदती गेहूं है 2425 रुपये किलो, बट मार्केट में जो फ्लोर है आटा वो 30 रुपये 35 रुपये से कम कहीं नहीं जाता। वेयर दिस मनी गोज, क्योंकि इट नीड्स टू बी चेक्ड, क्योंकि अल्टीमेटली जो एंड प्रोडक्ट जो कंज्यूमर है वो वी आर द कंज्यूमर। तो सरकार अगर उनको 2425 रुपये देती है तो हमसे अगर 30 रुपये लिया जाता है, आटे का 1 किलो का कीमत लिया जाता है, तो ये कैसे चेक होगा? इसके लिए सरकार कोई मैकेनिज्म बनाएगी आगे आने वाले समय में? अच्छा पॉइंट है। अच्छा, नेक्स्ट 124। Hi sir, I'm Piyush from India Today Aaj Tak. My question is regarding the MSP. We have seen as to how in various cabinets the government has been announcing some measures for farmers, but there are still farmers who are sitting there at the border areas. In fact, one of them said that they wanted to create a narrative for the Congress party, but Congress failed to form the government. What do you have to say to these farmers who are sitting there at the Punjab-Haryana borders? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति संकल्पबद्ध है, किसानों के अन्नदाताओं के वेलफेयर के प्रति,
उनकी इनकम, उनकी जीवन स्तर, उनके टेक्नोलॉजिकल स्तर सबको बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है और 10 साल का रिकॉर्ड सामने है। थर्ड टर्म में जो फैसले लिए वो सबके सामने हैं, उन सबको देख के निर्णय करें। 4 लक्ष्मण। सर मैं लक्ष्मण सीएनबीसी आवाज से, मेरा सवाल एमएसपी को लेकर के है। वीट में वैसे 105% की बढ़ोतरी आपने दिखाई है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन पिछले साल से तुलना करें तो सेम इंक्रीज हुआ है। 150 पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी 150 हो रहा है, क्योंकि वीट सबसे ज़्यादा लगभग लोग उगाने की कोशिश करते हैं। तो उसके पीछे क्या वजह है? और दूसरा, एमएसपी का बढ़ाना या फिर डीए का बढ़ाना ऐसे समय में जब 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई हो, तो क्या इस पे चुनाव आयोग से कोई चर्चा हुई पहले? चुनावों से इसका कोई संबंध नहीं है। एमएसपी रबी सीजन में बढ़ाई जाती है, अनाउंस की जाती है, और डीए हमेशा दिवाली और दशहरा के आसपास हमेशा बढ़ाया जाता है। उसका चुनाव की कोई संबंध नहीं है। 105% कॉस्ट से ज़्यादा वो बड़ा फैक्टर है। आप उस फैक्टर को देखिए, ये आपकी कॉस्ट है। पैरामीटर क्या डिसाइड हुआ कि इस कॉस्ट के कंपैरिजन में एमएसपी कितनी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस इंपॉर्टेंट फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार एक फेक नैरेटिव बनाने की भी कोशिश होती है कि क्या 50% एक्चुअल में दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। अभी आपके सामने एकदम आंकड़े हैं। 1182 कॉस्ट आ रही है, 2425 आपका एमएसपी है, यानी करीब करीब डबल, 50% से भी ज़्यादा, 105%। हर एक में, इसीलिए मैंने आप सबसे ये रिक्वेस्ट किया था कि ये लास्ट वाला कॉलम जरूर देखें, इसीलिए इसको हाईलाइट भी किया येलो में। इस कॉलम को जरूर देखें और आपके पास में जो पीडीएफ आएगा उसको भी स्टडी करें। इस लास्ट कॉलम में एकदम क्लियरली बताया गया है कि कॉस्ट से कितनी ज़्यादा है आज एमएसपी, यानी 50% ज़्यादा होनी चाहिए ना, वही फैक्टर यहाँ पे क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड है। 76 पिछले साल के मुकाबले ईयर ऑन ईयर में अगर आप कॉस्ट का भी ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो आपको करेक्ट एनालिसिस, आप तो सीएनबीसी आवाज से हैं, आप तो जानते हैं फाइनेंशियल कैलकुलेशंस, तो लास्ट ईयर की कॉस्ट इस साल की कॉस्ट देखो, फिर उससे कंपैरिजन करिए। So this is Deepshika from the Economic Times. here. Yeah. Deepshika is here. 2 questions. The rail bridge, is it being made on the EPC mode or PPP? If you could just explain. And in the MSP increase, what would be the impact on inflation? Has there been any assessment done on that? Both are very good questions. The first one is basically this bridge is, as you see in this picture, it's a very integral part of the entire railway network, right? Oh, I'm so glad I can show it now. जो आपने question पूछा था ना, I can show it to you now. आप प्रयागराज वाली साइड अगर देखोगे, इस तरफ वाली कंप्लीट एक डायरेक्शन एग्जिस्टिंग लाइन से काफी एक दूर जाके फिर बाद में इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये पूरी लाइन। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज कि इस पूरे रेलवे नेटवर्क में, बिकॉज इट इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेटवर्क, इसको रेलवे के कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो रेलवे की ट्रेडिशनल वे ऑफ कंस्ट्रक्शन है, उसी में किया जाएगा। दूसरा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये प्रोजेक्ट, जो कॉम्प्लेक्सिटी में अभी समझा रहा था इसकी, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। इस कॉम्प्लेक्सिटी के प्रोजेक्ट के लिए जो रेलवे के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स हैं, उन्हीं के द्वारा करे तो अच्छा है। रिगार्डिंग द पॉइंट ऑन इन्फ्लेशन, CACP does take into account all the potential factors which should be considered while recommending a MSP number. So they have considered the factors including the impact on inflation. 107. सर तरुण फ्रॉम जी बिजनेस, एक सवाल दीपशिखा मैम ने पूछ लिया। सर एक जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनकी शिकायत रहती है कि एमएसपी तो अनाउंस हो जाती है लेकिन एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाता है, तो सर इसको कैसे, इस पे सरकार का कोई यदि प्लान, यदि उस पे आपका पॉइंट देखो, इसको आप समझो, एमएसपी इज बेसिकली क्रिएटिंग अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस. If the market price is below this, obviously farmers are willing to sell at MSP.
If the market price is above this, then they would like to sell in the market, correct? So that's the way it is structured. So in a sense, it is a safety net for the farmers. आप क्वेश्चन लीजिए सर सिंह। अश्विनी जी सरकार हम लोग लगातार देख रहे हैं कि एमएसपी लगातार बढ़ाया जाता है सरकार द्वारा और रकबा भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कृषि मंत्रालय द्वारा, उसके लिए बहुत से प्रोत्साहन भी होते हैं, लेकिन आपको भी परेशानी होती होगी, हमें भी होती है जब दाल खरीदने जाते हैं तो दाल का रेट नहीं बढ़ पा रहा है, एमएसपी बढ़ाया जा रहा है, रकबा बढ़ रहा है, लेकिन रेट क्यों नहीं कम हो रहा है दाल का और तेल का, चाहे वो कोई भी आप तेल। पिछली कैबिनेट ब्रीफिंग में थे? नहीं थे? उससे पिछली वाली में थे ना? तो आपने देखा होगा एक मिशन लॉन्च किया है ऑयल सीड्स का, और दूसरा उससे पहले दाल के ऊपर बड़ा एक फोकस करके बनाया गया है। प्रोडक्शन हमें बढ़ाना ही पड़ेगा, दोनों का। प्रोडक्शन बढ़ाने से ही आत्मनिर्भर बन पाएंगे, बिकॉज वी आर 140 करोड़ पीपल, सो वी हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो बहुत बड़ा फोकस है टेक्नोलॉजी को यूज करके, एक्रिएज को यूज करके, इस तरह के फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को लगा के, इन सब को मिला के प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो जो डिमांड और सप्लाई का फैक्टर है वो बैलेंस आएगा प्रोडक्शन बढ़ने से। 62 Sir, Prakash Pedashi from ET now. Has the cabinet also approved the coastal shipping bill 2024? कैबिनेट ने जो अप्रूव किया है सब आपके सामने पेश है। Hi sir, I'm Tvesh from Economic Times. Sorry I came a bit late sir, but is there a timeline for when will this Gangaji bridge be completed? 4 years. I think And thank you for using Ganga ji. 71 हम लोग अपने कल्चर पे रिस्पेक्ट करना, कल्चर को सम्मान देना सीखें, कितना अच्छा लगे ना। Hi sir, Sapna here from, hi sir. Yes. Sapna here from CNBC TV 18. Just in addition to the inflation question, you know, the recent CPI numbers, including food inflation, is very much on the higher side, around 36% rise in the vegetable prices, etc., etc. So under these circumstances, I mean, of course, you know, CACP and all of that, CPI is calculated well into the MSP and all of that. But could you give us a kind of a brief idea as to how inflationary is the MSP policy generally? Because it's a tough call for the government. You have farmers on one side, but you also have to look out. I'll take this question head on. Sir. See, the current inflation reading that we have seen, I'm not at this point of time, this is cabinet briefing, this is not supposed to be a press conference. From what we have understood from RBI, it's a very seasonal blip, because before that we have seen a very sustained inflation print below 4%. So there is a very clear sense of moderation in inflation. As far as MSP is concerned, as I explained earlier, the whole idea is to give a kind of minimum support, in a sense, a safety net for the farmers. That's where the two different objectives are properly balanced. And the CACP, when it recommends a price, they look at all the factors, including inflation. 10 number. Last two questions we are taking now. Sir, you have said rupees 638 crore will be saved on the railroad bridge. Sir, any idea how many trains and cars will pass per day on that, expected to pass on that bridge? Very good question. About 24 million tons of extra cargo will pass on this bridge, and the diesel saved is of the order of about 8 crore liters. 8 crore liters diesel will be saved because of this traffic. Tonnage में finally आ जाता है, right? Everything gets converted into tonnage. So that's how the 638 crore rupees on the account of diesel saved will be calculated. 16. सर आपने 2014-2015 के जो फिगर दिए थे, अपना परिचय भी दे दें प्लीज। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ चैनल से। सर आपने
2014 से 2015 और 2024-25 के जो फिगर दिए हैं उसमें ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट डबल तो हो गए, लेकिन सर उस समय 14-15 की महंगाई दर और अभी की महंगाई दर, तो आपको लगता है किसानों को उतना फायदा मिला या उनकी इनकम वाकई दुगनी हुई है? ये एमएसपी के दुगने होने की बात है। इनकम दुगने होने में और भी कई सारे फैक्टर्स है, वैल्यू एडिशन, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, उन सब में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और मध्य प्रदेश में चुनावों के दौरान मैं कई एरियाज में घूमा था एंड आई हैड एक्चुअली इंटरेक्टेड विद द फार्मर्स। उनकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट आया है। उड़ीसा में ज़्यादा इतना नहीं गया था, लेकिन अभी महाराष्ट्र में भी कई जगह जाना हो रहा है, तो वहाँ भी मेरा पर्सनल है। और आप सबके तो फील्ड में सभी जगह साथी हैं, तो आप सब भी फील्ड से एक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। इफ़ यू एक्चुअली आस्क द फार्मर्स, दे डू से दैट यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। एक लास्ट क्वेश्चन ले ले सर, लास्ट, ठीक, 273। सर मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से। सर जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं रबी के, उनके दामों में काफ़ी बढ़ोतरी की गई है और ये हर साल की भी जाती है, लेकिन किसानों की एक चिंता राज्यवार देखी जाती है कि जो प्रोक्योरमेंट है वो समान नहीं है सभी राज्यों में, जिसके चलते देखा जाता है कि कुछ राज्यों के किसानों को ज़्यादा लाभ होता है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जिनके किसानों को वो लाभ नहीं पहुंच पाता है। तो क्या प्रोक्योरमेंट को लेकर कोई पॉलिसी सरकार चेंज कर रही है ताकि जो प्रोक्योरमेंट है उसमें एक समानता लाई जा सके और लाभ जो है वो किसानों तक समान रूप से पहुंचे? एक मेरा दूसरा सवाल भी छोटा सा है, क्योंकि बहुत चर्चा इन्फ्लेशन को लेकर हुई, बढ़ती महंगाई को लेकर हुई। भारत ब्रांड के नाम से दाल और तमाम तरह के जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं वो सरकार ने लॉन्च किए थे, चाहे चावल हो, आटा हो, दाल हो, ताकि इन्फ्लेशन की मार लोगों पर कम पड़े। तो चूंकि खुशखबरी दी गई है किसानों के लिए भी और आपने दी है खासतौर पे सरकारी कर्मचारियों के लिए भी, तो क्या आम लोगों के राहत के लिए भी कोई खुशखबरी सरकार लेकर आने वाली है? पहली बात तो आपने जो प्रश्न पूछा राज्यों का, ये बात आपकी सही है कि सभी राज्यों को सामूहिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए किसानों के वेलफेयर की, किसानों के विकास की, किसानों के लिए जो भी प्रयास है उन सब में, जैसा आपने इससे पहले की कैबिनेट ब्रीफिंग्स में देखा, करीब करीब जो भी प्रोग्राम्स बनाए गए, चाहे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन हो, चाहे क्लीन क्रॉप प्रोग्राम हो, सारे के सारे प्रोग्राम्स में फोकस ये है कि राज्य सरकारों के साथ मिलके काम करें, राज्य सरकारों के साथ मिलके उन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करें। और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है उसके हिसाब से काम होना चाहिए। तो उसी भावना में प्रोक्योरमेंट में भी सभी राज्य सरकारों को सामूहिक योगदान देना चाहिए। दैट आई एग्री विद यू टोटली। रिगार्डिंग दी, देखो किसानों के लिए ये वेलफेयर, ये होने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से कॉस्ट कम होती है। ओवरऑल जो हमारा डिमांड सप्लाई का जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का, अपने देश की 140 करोड़ जनसंख्या का, उसके हिसाब से हमको प्रोडक्शन, जैसा मैंने अभी भाई ने पूछा था तब भी मैंने यही कहा कि हमको प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली बढ़ाने की ज़रूरत है। और यही आप पिछले 10 साल में देखो, इसीलिए इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स, मिशन बनाना, नए तरह के सीड बनाना, अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई वैरायटी के सीड लॉन्च किए थे, 108 के आसपास सीड्स, बीज नए लॉन्च किए थे। तो ये सारे के सारे प्रयास उसी दिशा में। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू साथियों, दोस्तों। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव लाइव थे, वो केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दे रहे थे। 3 महत्वपूर्ण फैसले केंद्रीय कैबिनेट ने लिए हैं। सबसे पहले तो जो रबी फसलों की एमएसपी है उसकी बढ़ोतरी की गई है और अब कुल मिलाकर 2014 से अगर अब तक की गणना की जाए तो लगभग एमएसपी जो फसलों की है वो 2 गुनी पहुंच चुकी है, 2 गुनी के लगभग पहुंच रही है। तो कुल मिलाकर जो प्रतिबद्धता किसानों के कल्याण के लिए है वो मोदी सरकार ने एक बार फिर से दिखाई है और सरसों, गेहूं, बाजरा समेत जो तमाम रबी की फसलें हैं उन पर एमएसपी पर बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा काशी में, वाराणसी में जो गंगा नदी पर पहले से एक ब्रिज है उसी के बगल में एक और पुल बनाया जाएगा जो कि रेल और हाईवे के लिए भी होगा, रेलवे के लिए भी होगा और रोड के लिए भी होगा। ऊपर 4 लेन की उस पर रेल का नेटवर्क रहेगा, 4 लेन का, और उसके साथ ही साथ नीचे 6 लेन का
रोड हाईवे होगा। इस पर 2642 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये अपने आप में अनोखा ब्रिज होगा। 4 वर्ष में इसको तैयार किया जाएगा, 4 वर्ष में ये बनकर तैयार होगा। तो ये एक रेलवे और रोड के लिहाज से भी एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। वाराणसी में ये पुल जो है गंगा नदी के ऊपर बनाया जाएगा। उसके साथ ही साथ जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको भी खुशखबरी दे रही है सरकार। उनके लिए जो डीए है उसमें 3% की बढ़ोतरी होने जा रही है। तो ये भी एक खुशखबरी, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके डीए में 3% की बढ़ोतरी है। ये केंद्रीय कैबिनेट ने अपने फैसले में लिया है। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो इस वक्त की जो दूसरी खबरें हैं उन पर चर्चा जारी रखेंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हरियाणा के नॉन स्टॉप विकास का शुरू होगा नया अध्याय। लगातार तीसरी बार हर संकल्प करेंगे पूरा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में नवगठित हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 17 अक्टूबर सुबह 10 बजे दशहरा ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकुला। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला सरकार, लेकिन कांग्रेस क्यों आखिर बाहर से समर्थन दे रही है, ये सारी चीजें हम आपको समझेंगे और समझाएंगे। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला नए CM के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली है। उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो जम्मू कश्मीर की कमान अब उमर अब्दुल्ला के हाथ में होगी। उमर अब्दुल्ला के अलावा सुरेंद्र चौधरी ने डिप्टी CM के पद की शपथ ली है। इसके अलावा सकीना इट्टू और जावेद राणा ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, NCP की सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल हुए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उमर अब्दुल्ला की सरकार में बाहर से समर्थन देने का फैसला लिया है। ऐसा करके उन्होंने सभी को चौंकाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस नई सरकार में शामिल नहीं हो रही है। कांग्रेस का बाहर से समर्थन देने का आखिर क्या मजबूरी रही, इस पर चर्चा गर्म है कि ऐसा क्यों किया कांग्रेस ने। कहा जा रहा है कि महज 6 सीटों पर जीतने वाली कांग्रेस को 1 से ज्यादा मंत्री पद नहीं दे रहे थे उमर अब्दुल्ला। सवाल यह है कि क्या चुनावों में 42 सीटें जीतकर सत्ता के करीब पहुंचने वाले उमर को कांग्रेस के समर्थन की अब जरूरत नहीं है, या फिर जम्मू में करारी हार के बाद कांग्रेस अपना आधार मजबूत करने के लिए काम करना चाह रही है और यही वजह है कि वो सरकार में शामिल नहीं होना चाह रही है। तो ये सारे सवाल जो है वो रहेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उमर अब्दुल्ला को बधाई दी है। उन्होंने X पर पोस्ट किया है कि उमर अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर के CM पद की शपथ लेने पर श्री उमर अब्दुल्ला जी को बधाई। प्रधानमंत्री का ट्वीट है, लोगों की सेवा करने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। केंद्र जम्मू कश्मीर के विकास के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा, यह प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा मौजूद है। विनोद जी, किस तरह से देखते हैं ये 10 वर्षों के बाद चुनाव होना, धारा 370 हटने के बाद उमर अब्दुल्ला के हाथ में नई कमान है और उस पर जो सियासत है वो ये भी कह रही है कि कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हो रही सरकार में, कैसे देखते हैं इसको? निखिल, सबसे पहले तो उमर अब्दुल्ला को बधाई।
जी। और ये नए सीएम के रूप में कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटने के बाद शायद ये पहला मुख्यमंत्री होंगे जो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ लोगों के सामने में है। तो जाहिर सी बात है कि कश्मीर का लोगों के का जो एक एक्सपेक्टेशन है वो तो है ही, साथ ही जो अभी तक की जो भारत सरकार के जो प्रयास से वहाँ जो डेवलपमेंट का खाका और ताना बाना बुना गया था, शायद उमर अब्दुल्ला के लिए एक भी चुनौती होगी कि कम से कम उस डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाए। क्योंकि इन 5-6 सालों में जो जम्मू कश्मीर में जो काम हुआ है वो एक अभूतपूर्व काम है, और शायद वो काम का भरोसा ही है कि जम्मू कश्मीर में आपने 70% की पोलिंग और वोटिंग टर्नआउट देखा था। जी। तो इन सारे चीज़ों में जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात आप कहते हैं, लंबे लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में ये फिजा बनी है, जो माहौल बना है उस माहौल को भी कंटिन्यू करना वहाँ के चीफ मिनिस्टर की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। ये सब चीज़ें के साथ साथ चुनौती के साथ जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज खुद उमर अब्दुल्ला की को तारीफ कर उनकी बधाई देते हुए कहा है कि सेंटर और स्टेट जो है वहाँ के जो उनकी टीम है उमर अब्दुल्ला की, वो मिल के काम करेंगे, कि एक बड़ा एश्योरेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, खास करके प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से, कि जो डेवलपमेंट का काम वहाँ चल रहा है, जो शांति और अमन की व्यवस्था में जो वहाँ की व्यवस्था बनाए में सेंटर की जो भूमिका है, उस सारे भूमिका में उमर अब्दुल्ला को मदद मिलेगी। इस तरह के एश्योरेंस के पाकर शायद उमर अब्दुल्ला को इस बात के लिए भरोसा तो जरूर होगा कि केंद्र की तरफ से मिलने वाली उनकी सारी जो सहूलियतें अभी तक दी जा रही थी वो कंटिन्यू रहेगी। जो यहाँ बात रही कि आपने अपने रिपोर्ट में जो कांग्रेस पार्टी के लिए बात रखी है कि कांग्रेस पार्टी ने क्यों बाहर से समर्थन देने का वादा किया है या समर्थन देने का प्रस्ताव किया है, उसके पीछे कई सियासी मायने हैं। सियासी मायने एक तो ये है कि ये प्री अलायंस की पार्टी इंडिया गठबंधन के नाम से वहाँ चुनाव उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई थी जी। और उस जंग में बीजेपी के साथ में और बीजेपी के अलायंस एनडीए का जो वहाँ था उसके साथ में आप कह सकते हैं कि बीजेपी वहाँ अकेली पार्टी थी, तो उसके साथ ये इंडिया गठबंधन की पार्टी लड़ी थी। तो इसके बाद अगर वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते हैं तो इसका सीधा सा मैसेज ये है कि शायद कांग्रेस की इस बात को एहसास हो गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस की जरूरत है ही नहीं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस की जरूरत नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ चिपकने से बेहतर है कि कांग्रेस पार्टी अपनी जो जमीन है वहां जो जम्मू में वो लगभग पूरी तरह से खो चुकी है। तो ऐसे हालत में उनको लगता है कि अगर हम ग्राउंड पे काम करेंगे, एक मंत्री बन जाने से कोई कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल वहां नहीं होता है। या दूसरा ये भी संभावना जो आप बता रहे थे अपनी पार्टी में कि कांग्रेस पार्टी को ये भी लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर सीधे सीधे उमर अब्दुल्ला के साथ एक तरह से वहां कांग्रेस सिंक कर जाती है तो फिर जो कांग्रेस पार्टी का पिछले 40-50 तक में कोई वजूद जम्मू कश्मीर में नहीं था, वो शायद फिर वो वजूद के लिए कांग्रेस पार्टी को संघर्ष करना पड़ेगा। तो शायद कांग्रेस पार्टी इसीलिए संघर्ष का रास्ता चुना है। जी बिल्कुल। और निश्चित तौर पर इस पे कई सारे सवाल कांग्रेस के गठबंधन के साथ ही खड़े हो रहे थे, वो भी बरकरार रहेंगे विनोद जी। जिस तरह से अनुच्छेद 370 पर जो स्टैंड है उमर अब्दुल्ला का वो अभी भी बरकरार है। तो जाहिर तौर पर जैसा आपने कहा कि सवाल फिर कांग्रेस के लिए बहुत सारे हो जाते हैं। फिलहाल इस खबर पर चर्चा करने के लिए शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 11वां दिन है और ममता सरकार मौन है। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हरियाणा के नॉन स्टॉप विकास का शुरू होगा नया अध्याय। जन जन का विश्वास लगातार तीसरी बार। किसानों, युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं सहित हर वर्ग से किया हर संकल्प करेंगे पूरा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में नवगठित हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 17 अक्टूबर सुबह 10 बजे दशहरा ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकुला। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब बात करेंगे टीएमसी की सियासत में सिविक वॉलंटियर। आखिर क्या है उनकी भूमिका। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। तो डर के साए में डॉक्टर्स हैं, ममता की चुप्पी कायम है। कोर्ट ने टीएमसी सरकार से सिविक वॉलंटियर की नियुक्तियों और उनकी योग्यताओं को लेकर जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने असत्यापित वॉलंटियर्स को दिए जा रहे राजनीतिक संरक्षण की आशंका जाहिर की है। लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मुख्य आरोपी एक सिविक वॉलंटियर ही था, ये बात भी ध्यान रखने की है। अस्पताल में इनकी बेरोक टोक आवाजाही की इजाजत किसने दी, ये भी एक बड़ा सवाल है। भूख हड़ताल का आज 11वां दिन है। डॉक्टर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था चाहते हैं, यही उनकी मांग है, जबकि ममता सरकार इस व्यवस्था में ऐसे ही सिविक वॉलंटियर्स की सेवा चाहती है। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रात्रि साथी योजना का प्रारूप रखा गया था। इसमें 1500 वॉलंटियर्स की भर्ती होनी थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगले उसके आदेश तक इन्हें किसी भी स्कूल अस्पताल में तैनात न किया जाए। फिलहाल उनकी जो तैनाती थी उस पर रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कोलकाता में भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स के समर्थन में देश भर में आज रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन होगा। दिल्ली में बंगाल भवन के बाहर आज सभी जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन शाम 6 बजे प्रोटेस्ट करेंगे और 17 अक्टूबर को यही RDA यानी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुनो बंगाल सुनो भारत के बैनर के तले पूरे भारत में भूख हड़ताल का आह्वान किया था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के समर्थन में मेडिकल फ्रेटर्निटी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों को पूरी सुरक्षा चाहती है। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी कब तक इसे विपक्ष की साजिश बताकर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल को अनसुना करती रहेंगी, कब तक इसको वो बहाने बताएंगी और विपक्ष की साजिश बताएंगे। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि सरकारी व्यवस्था में 1.5 लाख से ज्यादा सिविक वॉलंटियर्स को लेकर उठ रहे सवाल पर ममता बनर्जी अक्सर खामोश क्यों रह जाती हैं। पुलिस के स्वास्थ्य के समानांतर यानी कि जो पुलिस का विभाग है उसके समानांतर सिविक वॉलंटियर्स का निजाम जो ममता की सत्ता को निरंकुश बना रहा है, और ये बात देर सवेर समझ में आ ही जाएगी। और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पर आम जन की आस्था है और सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस पर ऑर्डर्स दे रहा है और किस तरह से जो क्वेरीज लगा रहा है इसको समझने की जरूरत है। क्या कुछ कहा शुभेंदु अधिकारी ने, आइए सुनते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का इशू है, लेकिन जल्दी रिजॉल्व करना चाहिए। सब जनता वेट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जनता की आस्था है। ये आस्था को अटूट रखने के लिए जल्दी इसका जजमेंट आ जाना चाहिए। बहुत खराब है, बहुत दुखद इंसिडेंट है। उसका जो डिमांड है लेजिटिमेट है। सब स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। जल्दी इसको पूरा करे ममता बनर्जी। और पीड़ित महिला डॉक्टर्स के अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है उसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जांच में समय लगता है। सुप्रीम कोर्ट जो बात बोलता है उस बहुत सोच समझ कर बोलता है। ये अच्छा बात बोला है। ये नहीं होता है, नहीं हो सकता। ये सब डिले नहीं कर रहा है। उसको जो एविडेंस प्रूफ करने के लिए बहुत टाइम जरूरत पड़ रहा है, इसलिए देरी हो रहा है। और आंदोलनरत डॉक्टर्स ने न्याय की मांग करते हुए डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। There are 10 demands. There is also a very good referral system should be developed, and where to refer, the total vacancy list should be clearly mentioned. These are the two demands, and other demands are very specific. They should do the justice. It is a very time taking. I cannot comment on this because it is under the observation of CJI. और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी, जिस तरह से ये वॉलेंटियर्स को लेकर के जितनी सेंटिमेंटल, मैं शब्द यूज करूंगा कि जितनी पॉजिटिव हो रही है ममता बनर्जी, आखिर क्या वजह है? आप देख रहे हैं कि एक सिविक वॉलेंटियर ने ही ऐसी एक विभत्स घटना को अंजाम दिया था, और अब सुरक्षा के लिए, यानी कि अगर जिसको कहते हैं कि मेढ़ ही खेत को खाने लगे तो कौन बचाएगा?
देखिए, इस पूरी की घटना में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा दुखद पहलू यही है कि एक सिविक वॉलंटियर्स किस तरह से बेरोक टोक किसी भी नॉट ओनली आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में उसकी एंट्री होती है। उसकी हॉस्पिटल में वो एक तरह से आप कहिए कि पुलिस की वर्दी पहन के वो वॉलंटियर्स जो है वो अपना एक प्रभाव कायम करता है। और वो एक टीएमसी का वर्कर है, उसके बाद वो सिविक वॉलंटियर्स बनता है और वॉलंटियर के साथ में वो अपना रौब दिखाता है। सारे डॉक्टर से लेके सब कोई उसके मानने के लिए बाध्य होते हैं उनके चीज़ का। इसकी घटना में आप देखिए कि वो हॉस्पिटल में वो एक तरह से सिविक वॉलंटियर्स पेशेंट्स के लिए, तमरदार के जो लोग हैं, अटेंडेंट के लिए वो व्यवस्था बनाने के लिए उसकी नियुक्ति होगी, जिसमें उसको कुछ तनख्वाहें भी फिक्स होगी जो दिया जाता था। लेकिन वो एक आपराधिक किस्म का आदमी, जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि बिना सत्यापित किए हुए, बगैर कोई आपने उसका आइडेंटिटी प्रूफ लिए हुए अगर ऐसे आदमी को आपने सिस्टम में कैसे लगाया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे सिविक सिस्टम के प्रक्रिया पे, सिविक वॉलंटियर्स की जो प्रक्रिया है, जो वहाँ टीएमसी की सरकार जो पिछले वर्षों से चलाती रही है, अभी 1.5 लाख से ज़्यादा सिविक वॉलंटियर्स हैं जो सिस्टम में इन्वॉल्व किए गए हैं। वो कौन है सिविक वॉलंटियर्स? कौन ऐसे लोग हैं जिनको इसमें रखा गया है, जो एक सरकारी सिस्टम में आके लोगों में इंप्रेशन डालते हैं, जिनका काम एक सेवा का रखा गया था, उसके बदले में वो वसूली का कर रहे हैं, उसके बदले में वो गैंग चला रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक बड़ा सवाल उठा के, ये अराजक कार्यकर्ताओं को लेजिटिमाइज करना हुआ एक तरह और ये एक तरह से आप जो एक तरह से पैट्रोनेज की बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, एक तरह से आप अपना एक उसको जो पैट्रोनेज दे रहे हैं वो एक इस व्यवस्था को खराब कर रहा है। किस तरह खराब कर रहा है कि आप ग्रामीण इलाके से लेके शहर और उसके स्कूल, कॉलेज, सारे इंस्टीट्यूशंस में वो जिस तरह से एक पैरेलल आप कह सकते हैं कि वो निजाम चला रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल है और सब मुझे लगता है कि ममता सरकार को इसका जवाब देना, जो सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट मांगा है कि आप इसकी पूरी प्रक्रिया की बात कर करके सुप्रीम कोर्ट में आइए, तो जाहिर सी बात है कि ये उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। जी, हो सकता है कि वो जवाब कुछ भी दे दे विनोद जी, लेकिन मंशा पर जरूर सवाल उठा। ये लोग पहले दिन से मांग कर रहे थे कि जब ममता, आप एक सिविक वॉलंटियर्स जो है, जो सीधे रेप के केस में संजय उसका नाम है, कि वो जैसे ही उसका नाम पहले आया तो लोग एक तरह से आप एक सरकारी आपने एक बंदे का आप उसमें एक जब से इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ तो ये सारी प्रक्रिया इसलिए शुरू होगी कि केस के सबूत को मिटाने वाला। वो जितना आप वहाँ डायरेक्टर्स ने जिस कोशिशें की, वहाँ लोकल एसएचओ जो दोनों जेल में हैं, दोनों की कोशिश यही थी कि कम से कम सिविक वॉलंटियर्स जो है उस पर ये आँच नहीं आए। अगर वो ऑर्डिनरी कोई रहता तो शायद इतना उस महिला के साथ, उस लेडी डॉक्टर के साथ जान भी बच सकती थी। लेकिन ये जो पूरा कॉन्स्पिरेसी किया गया था वो इसलिए किया गया था कि इस पे सिविक वॉलंटियर्स पे आंच नहीं आए। और ये आज एक तरह से आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे एफिडेविट के करके जवाब देने के लिए कह के उनको एक तरह से पूरे नेक्सस को एक्सपोज किया है। मुझे लगता है आने वाले समय में भूख हड़ताल पर बैठे हुए जो डॉक्टर हैं उनकी बात अगर पहली बार अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुनी है तो यही कंसर्न है उस डॉक्टर का कि भाई आप जो फिर सुरक्षा व्यवस्था उन्हीं के हवाले कर दोगे तो फिर ऐसी सुरक्षा लेके डॉक्टर्स क्या करेंगे। जी, निश्चित तौर पर ये सवाल बार बार उठता रहेगा और ममता सरकार को कहीं ना कहीं इसका जवाब जरूर देना होगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विनोद जी। तो निश्चित तौर पर यह सवाल ममता सरकार से पूछा जाता रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा है कि क्या कोई पैरेलल बॉडी दरअसल आप बनाना चाहते हैं, एक पैरेलल निजाम खड़ा करना चाहते हैं, और वही सिविक वॉलंटियर्स जिनमें से एक इस हत्या और रेप में शामिल था। इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।